नाउ हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज से हम लोग शुरू करेंगे सी की क्लासेस, प्रोग्रामिंग इन सी, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 104 है। तो चूंकि आज पहला क्लास है तो आज थोड़ा हम लोग ओवरव्यू देखते हैं। प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, और फिर थोड़ा बहुत सी के बारे में भी देखेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो भी वीडियो देखा है वो सब जस्ट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता था। तो उसमें आप जस्ट एक वीडियो की तरह देख लेते थे, वो समझ में आ जाता था। बट ये प्रोग्रामिंग की क्लासेस है, तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप हमेशा कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो। नहीं, इसे सिर्फ वीडियो की तरह मत देखो। इसमें जो भी चीज आप देखते हो या जो भी चीज आप सीखते हो, उन्हें सीखने के हिसाब से, उनको यूज करने के हिसाब से समझो। जब एक दो क्लास के बाद हम लोग जब प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे या जब हम प्रोग्राम्स बताएंगे सी में, तो कंप्यूटर पे ही आपको ऑनलाइन में सारा प्रोग्राम करके दिखाएंगे। बेहतर ये रहेगा कि आप सामने कंप्यूटर रखो या फिर मोबाइल या टैबलेट रखो, जिसमें भी आप भी मेरे साथ साथ प्रोग्रामिंग कर सको। इतना विश्वास रखो कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से और एनफ चीज है। जितना पढ़ लेंगे उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बीसीए में ना एमसीए। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है प्रोग्रामिंग होता क्या है ना। प्रोग्रामिंग से ही पहले हम लोग प्रोग्रामिंग करते कहाँ है, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर क्या होता है ये तो आपको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक डिवाइस है जो कोई भी काम सॉफ्टवेयर की सहायता से करता है। यानी बिना सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, यानी बिना सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर जस्ट एक बॉक्स है, एक डब्बा है। ठीक है। नाउ किसी भी कंप्यूटर में बेसिकली दो चीजें होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के बारे में तो आप जान रहे हो कि जो भी मशीनरी होते हैं, जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, जो हम देखते हैं सामने, वो सारे हार्डवेयर हैं जिनको फिजिकली टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर होता है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिलहाल हम लोग सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कह सकते हैं या सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कह सकते हैं। मीन्स होता क्या है ना कि प्रोग्राम बनते हैं छोटे छोटे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। जब ज्यादा इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिला के प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिला के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वैसे हम लोग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। सो मोर और लेस फाइनली ये है कि सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? जहां इंस्ट्रक्शन का सिंपल सा मीनिंग क्या है? निर्देश। यानी कोई भी चीज आपको दिया जाए, कोई निर्देश या कोई कमांड कि ये काम करो, दैट इज इंस्ट्रक्शन। अब वैसे ही अगर हम दो तीन चार कमांड एक साथ आपको दे दे, ये करो फिर ये करना फिर ये करना फिर ऐसे करना, तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ हो जाएंगे। उन्हें अगर एक सीक्वेंस में सजाकर यूज किया जाए तो कोई ना कोई वर्क परफॉर्म होता है, कोई ना कोई काम परफॉर्म होता है। जैसे सिंपली अगर आपको कहा जाए ना एक छोटा सा, एक चाय बनाओ, तो चाय बनाने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे हम कोई बर्तन रखेंगे, उसको गैस पे चढ़ाएंगे, उसमें पानी डालेंगे, फिर गैस ऑन करेंगे, फिर उसमें दूध डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, खौलाएंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, और अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका चाय बन के तैयार हो जाएगा। सिमिलरली हमें किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं। हर काम के लिए, चाहे कोई भी काम करना हो कंप्यूटर को ना, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप एक फिक्स्ड मैनर में या फिक्स्ड सीक्वेंस में काम करता है। अगर हम उनके सीक्वेंस को भी चेंज कर दे तो हमारा काम सही नहीं होगा। यानी सॉफ्टवेयर में क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस में अरेंज्ड होता है, और अगर उन सीक्वेंस में उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए
तो कोई ना कोई काम हमारा हो जाता है। नाउ, तो इसे ही हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं या प्रोग्राम कहते हैं। अब हार्डवेयर क्या है? जस्ट एक मशीन, काम करने वाला। अब इस हार्डवेयर को आप जो भी काम देते हो उस काम को ये करता है। काम देते कैसे हो? जैसे आप एक ह्यूमन हो, तो ह्यूमन को कोई भी चीज समझाने के लिए, अगर हम आपको कुछ समझा रहे हैं, आप भी ह्यूमन हो, हम भी ह्यूमन है, तो हम लोग के लिए कोई ना कोई मीडियम है कम्युनिकेशन का। नहीं, हम लोग के लिए कम्युनिकेशन का कोई ना कोई मीडियम होता है, और उसी मीडियम की सहायता से हम आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे हमारे लिए क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सा यूज करते हैं हम लोग? इधर हिंदी यूज कर सकते हैं, इंग्लिश यूज कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं जो लैंग्वेज हम लोग जानते हैं, जिनका यूज करके हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। नाउ, सेम चीज अगर हमें कंप्यूटर से, अगर हमें आपसे कोई काम कराना होगा, तो मैं आपको हिंदी में या इंग्लिश में बोल दूंगा, भाई ऐसे ऐसे करो, ये करो, फिर ये करो, का काम हो जाएगा। नहीं, नाउ अगर यही काम हमें कंप्यूटर से कराना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो हमें कंप्यूटर के भाषा में या कंप्यूटर के लैंग्वेज में हमें अपनी बात को रखना होगा। हमें अपनी बात को हम या हम हमें अपने इंस्ट्रक्शंस को, कमांड को कंप्यूटर के लैंग्वेज में देना होगा। कंप्यूटर का लैंग्वेज और हमारा लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, लाइक ट्रांसलेटर। हम कुछ ट्रांसलेटर का यूज करते हैं कि हम जो भी चीज अपनी लैंग्वेज में लिखें, उसे ट्रांसलेट कर दिया जाए कंप्यूटर के लैंग्वेज में, और फिर कंप्यूटर उस चीज को समझ के उसके हिसाब से काम को परफॉर्म करे। नाउ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर को समझने के लिए बेसिकली एक ही लैंग्वेज होता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज। यानी हमें अगर अपनी बात को, अपने इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को देना है, या कंप्यूटर को समझाना है अपने इंस्ट्रक्शन को, तो उसके लिए हमें अपनी बात को मशीन लैंग्वेज में लिखना होगा। बट मशीन लैंग्वेज हम लोग नहीं समझते हैं, यानी हम नहीं लिख सकते हैं मशीन लैंग्वेज में। हाँ, ये अलग चीज है कि हम लोग बाइनरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं प्रोग्राम, या बाइनरी लैंग्वेज में 0 1 के फॉर्म में अगर इंस्ट्रक्शन दिया जाए, तो उसे मशीन समझ लेता है। बट 0 1 के केस में कोई भी इंस्ट्रक्शन देना बहुत ही मुश्किल होता है, तो वो हमारा मशीन लैंग्वेज है। नाउ, मशीन लैंग्वेज के बाद एक असेंबली लेवल लैंग्वेज बना। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था? अभी हम लोग ज्यादा डीपली लैंग्वेज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस एक ओवरव्यू लेते हैं। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या था कि कुछ इंस्ट्रक्शन बनाए गए 0 1 को ये करके, कुछ निमोनिक कोड बनाए गए, लाइक ऐड, सब्सट्रैक्ट, इस तरह से, और उन कोड को लिखा जाता था। और इसके लिए एक असेंबलर का यूज किया जाता था, जो हमारे असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता था मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, 1 to 1 कन्वर्जन होता था, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं था। नाउ, उसके बाद जब जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता गया, तो हमारा एक नया लैंग्वेज बना, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली आप कहीं कहीं देखोगे, तो बेसिकली होता तो यह है कि मशीन लेवल और असेंबली लेवल ये दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज माने जाते हैं। बट कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि मशीन लेवल लैंग्वेज इज द लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज इज द मिडिल लेवल, एंड थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज होते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज ये सब को लो लेवल लैंग्वेज माना जाता है, जो डायरेक्ट आपके हार्डवेयर पे काम करते हैं। और तीसरा होता है एक दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। नाउ, जब हाई लेवल लैंग्वेज बना, तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए भी, अब चूंकि हाई लेवल लैंग्वेज एक इंग्लिश, जिसमें हम लोग इंग्लिश वर्ड या फिर एक्सप्रेशन यूज करते थे, और ये वर्ड्स, ये एक्सप्रेशन, ये टर्म्स को मशीन नहीं समझ पाता था,
तो अगेन उसके लिए हमें ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ता था, और इसके लिए जो ट्रांसलेटर हम लोग यूज करते थे वो था कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर। नाउ अब अलग अलग लैंग्वेजेज में अलग अलग तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। जैसे कुछ लैंग्वेज कंपाइलर को फॉलो करता है, कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेटर को फॉलो करता है। दोनों के अपने एडवांटेजेस और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। कहीं पे कंपाइलर बेस्ट है, कहीं पे इंटरप्रेटर बेस्ट है। आगे चल के हम लोग देखेंगे फंडामेंटल के क्लासेस में कि कंपाइलर कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। इसके लिए हम लोग फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लासेस में इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ अब जैसे बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेज होते हैं जिनमें बेसिकली मोर और लेस इंग्लिश वर्ड्स का यूज ज्यादा होता है, और नॉर्मली एक्सप्रेशन जिस तरह से हम लोग लिखते हैं लाइक ए इक्वल टू बी प्लस सी, इस तरह से हम लोग कोडिंग करते हैं। तो इन सारे लैंग्वेजेस को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ना अब हाई लेवल लैंग्वेज में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज होते हैं लाइक सी, सी प्लस प्लस, बेसिक, फोर्ट्रान। नहीं, बहुत सारे पुराने लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे नए लैंग्वेजेस भी हैं लाइक जावा, डॉट नेट, नहीं, पाइथन। तो इसमें से आप किसी भी लैंग्वेज का यूज करके आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हो तो वो इंस्ट्रक्शन उस लैंग्वेज के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और फिर मशीन हमारा उस लैंग्वेज को समझ के उसके हिसाब से काम करता है। नाउ तो ये तो एक बेसिक परफॉर्मा हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे सी के बारे में, यानी सी कैसे काम करता है। ना कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जो बेसिक इंस्ट्रक्शन हमारे सारे लैंग्वेजेज में पाए जाते हैं, जैसे इनपुट लेने का मेथड। कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें इनपुट होता होगा, कुछ आउटपुट होता होगा। यानी हर लैंग्वेज में इनपुट लेने का मेथड होगा, आउटपुट देने का मेथड होगा। कुछ प्रोसेसिंग के मेथड्स होंगे, नहीं, कुछ स्टोरेज के मेथड होंगे, कुछ टेक्स्ट मैनिपुलेशन के मेथड्स होंगे। नाउ डेटा को परमानेंटली स्टोर कराने का मेथड होगा। तो ये सब कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं या बेसिक तरह के वर्क हैं जो हर लैंग्वेज के द्वारा परफॉर्म कराए जाते हैं। यानी हर लैंग्वेज में इनके कमांड्स होते हैं और उन कमांड्स को आपको वन बाय वन सीखना है। जैसे अगर आप सी पढ़ते हो तो सी में इनपुट कैसे लेना है, सी में आउटपुट कैसे देना है, सी में प्रोसेसिंग कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम लोग कैसे यूज करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, टेक्स्ट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, चाहे आप जो भी लैंग्वेज सीखो, हर लैंग्वेज में ये सारे चीजें होते ही हैं। नाउ तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सी। नाउ सी जो हमारा पेपर है, एज ए बीसीए स्टूडेंट आपके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है। बिकॉज आप इससे पहले जो भी और टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, हर सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा या थोड़ा बहुत नॉलेज होंगे। बट ये प्रोग्रामिंग आप पहली बार पढ़ रहे हो, इससे पहले शायद आपने कोई दूसरे लैंग्वेज में प्रोग्राम्स नहीं पढ़े होंगे, तो इस पे कुछ विशेष फोकस करने की जरूरत है। नाउ हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे सी। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सी। सी क्या होता है, सी किस तरह से काम करता है, कब बनाया गया, कैसे यूज होता है, हर चीज सिक्वेंशियली देखेंगे हम लोग। सबसे पहले सी इज अ जनरल पर्पस। जनरल पर्पस कहने का मतलब क्या होता है, यानी सी कैसा है, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस कहने का मतलब ये है कि जनरल वर्क के लिए। ऐसा नहीं है कि सी किसी स्पेशल वर्क के लिए बनाया गया। सी से हर तरह का वर्क हो सकता है, एक जनरल पर्पस सिस्टम। नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब ही अब आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इसमें हम लोग इंग्लिश वर्ड, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स, इन सब का यूज करेंगे। ठीक है।
मतलब वैसे चीजों का यूज करेंगे जिसे एक ह्यूमन आसानी से समझ जाए। दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डेनिस एम रिची। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि डेनिस एम रिची के द्वारा सी बनाया गया था। डेनिस रिची जनरली हम लोग कहते हैं। एम पहले के एक्चुअली जो साउथ के लोग होते हैं उनके नाम का फॉर्मेट यही होता है। पहला किसी भी चीज के प्राइमरी नेम होते हैं। फर्स्ट नेम जो कहा जाता है, जैसे डेनिस इज द फर्स्ट नेम एंड रिची इज द लास्ट नेम, या आप उसको सरनेम कहते हो। और जो मिडिल नेम होते हैं ना, वो बेसिकली फादर के नेम होते हैं। तो आप डेनिस रिची कहो या डेनिस एम रिची कहो, बोथ आर करेक्ट। नाउ टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एट AT&T बेल लैब्स। देखो, AT&T नाम का एक बेल लैब्स है, लेबोरेटरीज है, जहां पे बहुत सारे चीजों का निर्माण हुआ है या बहुत सारे चीजों का फॉर्मेशन हुआ है। नाउ तो डेनिस रिची एक्चुअली ये लोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का कोशिश करते हैं। यूनिक्स क्या है? जिस तरह से आप डॉस देखते हो या विंडो सुने हो, विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह का लैनेक्स में ही जिस तरह से डॉस से विंडो बना है ना, उसी तरीके से पहले यूनिक्स से लाइनेक्स बना। यानी जब यूनिक्स बनाया जा रहा था, तो उस समय पहले यूनिक्स को बनाया गया था बी नाम के लैंग्वेज। लेकिन यूनिक्स बना तो, बट बहुत परफेक्ट काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जो बी नाम का लैंग्वेज था, वो लैंग्वेज बहुत परफेक्ट नहीं था उस समय के हिसाब से। और उनमें जो जो चीज चाहिए था, वो सब काम नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से यूनिक्स बन तो गया, बट बहुत अच्छा नहीं बना। फिर डेनिस रिची ने एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही पहले बनाया, एंड दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सी। और फिर यूनिक्स को दोबारा सी में बनाया गया। क्योंकि देखो, दो तीन चीजें हैं जो आपको बाद में कंफ्यूज करेगा। जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना, अगर इसके लिए आप सुनोगे तो इसको कहा जाता है कि ये 1968 में बना, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी कब बना? 1972 में। ठीक है। और आगे हम लोग ये भी कहेंगे कि पूरा का पूरा यूनिक्स लिखा गया है सी में। भाई सी ही बना 1972 में, तो यूनिक्स 1968 में कैसे लिख दिया गया यूनिक्स सी से? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब यूनिक्स बना पहली बार, तो उस समय एक बी नाम का लैंग्वेज था, उसका यूज किया गया। जब ये परफेक्ट नहीं हो पाया, तो यूनिक्स को ही बनाने के लिए सी बनाया गया। सी बना 1972 में। उसके बाद सी लैंग्वेज का यूज करके यूनिक्स बनाया गया। ठीक है। नाउ मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सी बनाया ही गया था यूनिक्स बनाने के, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने। नाउ सी को सबसे पहली बार इंप्लीमेंट किया गया था एक PDP-11 नाम के कंप्यूटर। एक PDP-11 क्या था? एक कंप्यूटर का नाम, जिसपे 1972 में पहली बार सी को इंप्लीमेंट किया गया। अब नाउ आज के डेट में, या पहले ही जब यूनिक्स बनाया गया सी में, तो पूरा का पूरा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स के जितने भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम थे उस समय जो रन करते थे, वो सारे प्रोग्राम्स लिखे गए थे सी में। नाउ इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सी का यूज करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। नहीं, सी हैज नाउ, उसके बाद उस समय के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, उन सब में सी सबसे एडवांस लैंग्वेज था और सबसे ज्यादा यूजफुल लैंग्वेज था, जिसकी वजह से सी को प्रोफेशनल्स के द्वारा बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा। जब 1972 में सी बना, उसके बाद सी में जितने फीचर्स थे, उन फीचर को बहुत सारे लोगों ने यूज किया और बहुत सारे प्रोफेशनल्स इनको यूज करने लगे, क्योंकि ये सब बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स थे। जैसे इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। जैसे पहला, इजी टू लर्न, पढ़ना बहुत आसान है। देखो, भले ही आपको लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। सी इज द बहुत इजी लैंग्वेज, वेरी इजी लैंग्वेज। मतलब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना, तो ये बहुत आसान लैंग्वेज। ठीक है। बहुत इजी टू लर्न है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, पूरा स्ट्रक्चर्ड है।
क्योंकि इसका सारा स्ट्रक्चर वगैरह पहले से फिक्स है। आप इसको पार्ट बाई पार्ट में तोड़ सकते हो, प्रोग्रामिंग्स को जैसे चाहो उस तरीके से काम कर सकते हो। इट प्रोड्यूसेस इफिशिएंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं ना, वो प्रोग्राम भी बहुत इफिशिएंट होते हैं, यानी मेमोरी में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेते हैं, या और फिर थोड़ा फास्ट काम करते हैं बाकी लैंग्वेजेस की तुलना में। जैसे अभी हम लोग बहुत सारे लैंग्वेज देखते हैं ना, जावा हो गया, डॉट नेट है, पाइथन है, उन सबसे बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है हमारा सी प्रोग्राम। नाउ इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज। लो लेवल एक्टिविटीज कहने का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट हार्डवेयर पे काम करे, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप के भी जो चीजें हैं, उसे भी आप सी के प्रोग्रामिंग का यूज करके उस तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हो, डिवाइस ड्राइवर बना सकते हो, यानी हार्डवेयर प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हो सी का यूज करके। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वेराइटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, यानी अलग अलग कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे भी इसको यूज किया जा सकता है। जैसे देखो, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं ना, जिनको सब जगह आप यूज नहीं कर सकते हो, लाइक वीबी, एक विजुअल बेसिक हुआ करता था, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो सिर्फ और सिर्फ विंडो पे चलता है, उसके अलावा कहीं नहीं। लेकिन सी विंडो पे भी चलता है, डॉस पे भी चलता है, यूनिक्स पे भी चलता है, लाइनक्स पे भी चलता है, यानी हर जगह इसको चलाया जा सकता है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप रन करा सकते हो सी के लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सब तो जस्ट ओवरव्यू, आज चूंकि हमारा पहला क्लास है ना, तो आज हम लोग सी के बारे में ओवरव्यू भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास, अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करेंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। से फिर इनके प्रोग्रामिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। नाउ सी बना कैसे, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो बेसिकली बहुत पहले 1960 के आसपास एक एल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता था, जिसे इंटरनेशनल ग्रुप ने बनाया था। उसके बाद 1963 में एक सीपीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता था, जिसका फुल फॉर्म था कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नहीं, एल्गोल एल्गोल भी एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, इसका भी फुल फॉर्म होता था एल्गोरिथमिक लैंग्वेज ना। उसके बाद आया सीपीएल, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। इसके बाद सीपीएल में ही और कुछ इन्हांस करके 1967 में बना बीसीपीएल। बीसीपीएल क्या था, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको मार्टिन रिचर्ड्स ने बनाया था। नाउ इस बीसीपीएल लैंग्वेज से ही एक केन थॉमसन नाम के साइंटिस्ट हैं, जो बेसिकली यूनिक्स बनाने का काम कर रहे थे, यूनिक्स बनाने के लिए सोच रहे थे। इन्होंने 1970 में ये बी नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया, केन थॉमसन ने। उसके बाद अ, उसके बाद 1972 में जब ये यूनिक्स नहीं बन पाया, ये बीसीपीएल और बी का यूज करके जब नहीं बन पाया, यूनिक्स बहुत अच्छा नहीं बन पाया, तो फिर उनको डेनिस रीची नाम के आदमी ने फिर आपका सी का डेवलपमेंट किया, ट्रेडिशनल सी का। पर इसका नाम सी क्यों पड़ा, इसका नाम बी क्यों पड़ा, इसके पीछे एज सच कोई रीजन नहीं है। बट आइडियली ये बीसीपीएल था, इसमें से ही पहला कैरेक्टर ले लिया गया बी। फिर जब अगला लैंग्वेज बना, तो यहाँ बी के बाद इसमें भी सी होता है, और नॉर्मली अल्फाबेट में भी बी के बाद सी होता है, तो जस्ट इसी तरह से इसका नाम दे दिया गया सी, जो डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया। फिर सी में कुछ इन्हांसमेंट हुआ 1978 में भी, जिसको ए एंड आर सी कहा जाता है, चूंकि कर्निघन एंड रिची ने मिलकर बनाया था। फिर 89 में यह एनसीसी कमिटी से पास हुआ, एनसी कमिटी से पास हुआ। फिर 99 में 90 में एनसी और आईएसओ सर्टिफाइड सी बना, जो आईएसओ कमिटी के द्वारा। तो ये सब थे बेसिक हिस्ट्री
सी का कब बना, कैसे बना, बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बट नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सी के कैरेक्टरिस्टिक्स, सी के फीचर्स, और उसके बाद के क्लासेस में हम लोग देखेंगे ना कि प्रोग्राम कैसे रन करता है, इंटरनली क्या क्या होता है, जब हम सी इंस्टॉल करते हैं तो सी में क्या क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है, उनके बेसिक इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं, उन सब के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।